हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आप भी ट्रेडिंग में गलत एंट्री लेकर लॉस करते हैं? तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि जिसमें आरएसआई और स्टोकेस्टिक का एक गोल्डन कॉम्बिनेशन करके हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसके जरिए बिगिनर लेवल ट्रेडर्स भी आसानी से बाय और सेल सिग्नल पकड़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, पावरफुल है और प्रैक्टिकली काम भी करती है। वैसे तो स्टॉक मार्केट में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन बिगिनर लेवल ट्रेडर्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम यहाँ पे दो पावरफुल इंडिकेटर्स आपको सिखाएंगे जो कि आरएसआई और स्टोकेस्टिक होने वाले हैं। और जब भी हम ये दोनों इंडिकेटर्स को अच्छे से समझेंगे और जब भी ये दोनों इंडिकेटर्स साथ में हमें सिग्नल देंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड हमें मिल सकता है। वीडियो शुरुआत करने से पहले हम यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि वीडियो में आगे जाकर आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो व्हाट इज आरएसआई, फिर स्टोकेस्टिक क्या होता है, वाई दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स, इंडिविजुअली इस्तेमाल करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आता है, दोनों इंडिकेटर्स का दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो किस तरह से ये हमें हाई प्रोबेबिलिटी के एक सक्सेसफुल जो भी रिजल्ट मिले उस तरह के सिग्नल कैसे देता है, फिर बाय सिग्नल किस तरह से मिलता है, सेल सिग्नल किस तरह से मिलता है। तो बाय सिग्नल की स्ट्रैटेजी और सेल सिग्नल की स्ट्रैटेजी भी हम देखने वाले हैं। फिर एग्जाम्पल भी देखेंगे बाय सिग्नल का कि एग्जैक्टली ये चार्ट पे किस तरह से दिखता है, और सेल सिग्नल का भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। फिर रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करनी चाहिए। अभी बिगिनर लेवल को ये भी प्रॉब्लम आता है कि टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करें, तो इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, और स्विंग ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, वो भी आगे जाकर हम देखने वाले हैं। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स कि जो ज़्यादातर बिगिनर लेवल ट्रेडर्स करते हैं तो जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, तो वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज आरएसआई। तो आरएसआई का लॉन्ग फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हमें स्टॉक की स्ट्रेंथ बताता है कि जो भी डायरेक्शन में स्टॉक जा रहा है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, अपसाइड में जा रहा है तो स्ट्रेंथ कितनी है और डाउनसाइड में जा रहा है तो स्ट्रेंथ कितनी है। जनरली आरएसआई की वैल्यू अगर 70 के ऊपर चली जाती है तो स्टॉक ओवरबॉट माना जाता है, यानी कि महंगा बिक रहा है, उसमें गिरावट आ सकती है। उसी तरह से जब भी आरएसआई बिलो 30 ट्रेड करने लगता है तो इस तरह से माना जाता है कि वो ओवर सोल्ड में ट्रेड कर रहा है, यानी कि सस्ता बिक रहा है और उसमें आगे जाकर अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है। उसी के साथ व्हाट इज स्टोकेस्टिक। तो स्टोकेस्टिक एक ऑसिलेटर है जो हमें मार्केट मोमेंटम शो करता है। स्टोकेस्टिक भी जब भी 80 के ऊपर जाकर ट्रेड करने लगता है तो हम कहेंगे कि स्टॉक ओवरबॉट बिक रहा है, यानी कि महंगा बिक रहा है, इसमें गिरावट आने की संभावना है। उसी तरीके से जब भी स्टोकेस्टिक बिलो 20 ट्रेड करता हुआ दिखता है तो स्टॉक सस्ता बिक रहा है, आगे जाकर इसमें अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना है। अगला पॉइंट है कि व्हाई दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स। जो भी हमने दोनों इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन किया है वो अच्छी तरह से वर्क क्यों होता है, तो पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि ये इंडिविजुअली क्यों वर्कआउट नहीं होता। तो समटाइम्स आरएसआई गिव्स लेट सिग्नल। तो आरएसआई इंडिविजुअली जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करते, तो कभी कभी ये देखने को मिलता है कि आरएसआई हमें थोड़ा लेट सिग्नल दे रहा है। तो पहले से ही प्राइस एक्शन बनी है, स्टॉक ऊपर आया है और आरएसआई ने थोड़ा लेट सिग्नल दिया है, ये सिचुएशन बन सकती है। एंड समटाइम्स स्टोकेस्टिक गिव्स फॉल्स सिग्नल्स। तो स्टोकेस्टिक आपको मल्टीपल टाइम्स सिग्नल तो देने वाला है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स जब भी सिग्नल देगा तो आपको वो उसी के साथ फॉल्स सिग्नल भी देने वाला है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दोनों इंडिकेटर्स का इंडिविजुअली कुछ तो लिमिटेशन है, लेकिन जब भी हम दोनों इंडिकेटर्स को एक साथ एक ही टाइम में यूज करते हैं और जब हमें दोनों भी इंडिकेटर सेम सिग्नल देते हैं तो जो ट्रेड की एक्यूरेसी होती है वो बढ़ती है। तो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, और दोनों इंडिकेटर जब भी हमें एक साथ सेम सिग्नल देते हैं, यानी कि एक साथ बाइंग सिग्नल दे रहे हैं या तो एक साथ सेलिंग सिग्नल दे रहे हैं, तो उस टाइम हम वो सिग्नल को कंसिडर करते हुए रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। तो इसीलिए हमें कॉम्बिनेशन करके ट्रेड करना है।
अब हम यहाँ पे देखते हैं बाय सिग्नल स्ट्रेटेजी। बाइंग करने के लिए किस तरह से चार्ट सेटअप बनना चाहिए। तो बाय कंडीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक एट सपोर्ट। पहले तो स्टॉक सपोर्ट पे होना चाहिए। सपोर्ट आप हिस्टोरिकल चार्ट देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा उतना वो बढ़िया तरीके से वर्कआउट करेगा। स्टेप 1 में हमें क्या देखना है, अगर स्टॉक सपोर्ट पे है तो RSI शुड बी बिलो 30। तो RSI 30 के नीचे है क्या, या तो 30 के नज़दीक है क्या, तो वो हमें देखना है, यानी कि RSI ओवरसोल्ड में है। उसी के साथ स्टेप 2 में हमें देखना है कि स्टोकेस्टिक शुड बी बिलो 20, या तो उसके नज़दीक होना चाहिए। तो स्टोकेस्टिक भी ओवरसोल्ड में है क्या, वो भी हमें देखना है। जब भी दोनों इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड है तो हमें अगला पॉइंट ये देखना है स्टेप 3 में कि स्टोकेस्टिक क्रॉसओवर अपवर्ड। अब स्टोकेस्टिक जब भी आप देखते हैं तो 2 लाइंस आपको ये इंडिकेटर में देखने को मिलेगी। जनरली ग्रीन लाइन और रेड लाइन होती है। जब ये क्रॉसओवर अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि ग्रीन लाइन क्रॉस करके रेड लाइन के ऊपर चली जाती है, तो ये भी हमें देखना है कि ये एक बाय सिग्नल माना जाता है। तो उसके बाद ये इंडिकेटर के हिसाब से हुआ, सपोर्ट के हिसाब से हुआ, लेकिन कैंडलस्टिक भी हमें देखनी है कि कैंडलस्टिक का प्रिपरेशन किस तरह से हो रहा है। तो स्टेप 4 में हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक बुलिश मोड में बनी है क्या और क्लोज आउट भी दी है क्या। तो जब ये पूरा क्राइटेरिया चार्ट पे सेटिस्फाई होता हुआ दिखता है तो हम पर्टिकुलर सिक्योरिटी में बाय करने की सोचेंगे। अब हम सेल सिग्नल स्ट्रैटेजी देखते हैं। सेल के लिए कंडीशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक एट रेजिस्टेंस। स्टॉक रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। हिस्टोरिकल चार्ट के हिसाब से हम देख सकते हैं। स्टेप 1 में RSI अबाउ 70 यानी कि ओवरबॉट है क्या, तो वो देखेंगे। स्टेप 2 में स्टोकेस्टिक अबाउ 80 यानी कि ये भी ओवरबॉट है क्या, वो भी हम देखेंगे। स्टेप 3 में स्टोकेस्टिक डाउनवर्ड क्रॉसओवर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो ग्रीन लाइन है वो क्रॉस करके नीचे आएगी रेड लाइन के। तो ये जब भी क्रॉसओवर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है तो ये एक हमें सेल सिग्नल देता है। उसी के साथ कैंडलस्टिक भी हमें देखने हैं। तो कोई कैंडलस्टिक का बियरिश पैटर्न बना है क्या, और वो भी क्लोजिंग बेसिस पे बना है क्या, तो वो हमें देखना है। ये सब कुछ जब भी हमें चार्ट पे दिखता है तो एक सेल सिग्नल जनरेट होता है। अब हम यहाँ पे एक बाय साइड का एग्जांपल देखते हैं, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर लेवल पे बाय सिग्नल मिला था, जहाँ पे RSI अगर आप देखेंगे तो पहले मैं RSI के भी कुछ लेवल्स आपको मार्कआउट करके बताता हूँ। तो ये सबसे ऊपर वाली 70 की लेवल है, ये मिडल वाली 50 की लेवल है और सबसे नीचे वाली 30 की लेवल है। उसी तरह से नीचे स्टोकेस्टिक हमने लिया है, इसका ये 80 का लेवल है और ये सबसे नीचे वाला इसका 20 का लेवल है। अब इसके हिसाब से हम समझते हैं। तो जब भी ये सिग्नल हमें मिला था, ये सपोर्ट पे आया था, तो ये सपोर्ट पे आने के बाद अभी हिस्टोरिकल चार्ट हमारे पास है तो हमें सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो जब भी ये सपोर्ट पे आया हमने देखा कि RSI 70 के नज़दीक है। उसी के साथ स्टोकेस्टिक भी 20 के नीचे गया था और यहाँ पे स्टोकेस्टिक का आप फर्दर देख सकते हैं कि क्रॉसओवर भी हुआ है, ग्रीन लाइन क्रॉस करके ऊपर चली गई है रेड लाइन के। तो ये सब कुछ जब भी हम देखते हैं तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है। उसी टाइम पे हम यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक का कोई पैटर्न बनता है क्या, वो देखेंगे, जो कि यहाँ पे बनता हुआ दिखा है और उसके बाद स्टॉक में अच्छी तरह से अपसाइड में मूवमेंट आई। अब हम यहाँ पे एक सेल साइड का भी एग्जांपल लेते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टॉक अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस के नज़दीक था। उसी के साथ RSI भी देखेंगे तो ये अभी डैश्ड लाइन आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर वाली है 70 की, तो इसके नज़दीक जाकर RSI नीचे आता हुआ दिख रहा है। उसी के साथ नीचे स्टोकेस्टिक देखेंगे तो ये 80 के ऊपर चला गया था और उसके बाद यहाँ पे नीचे क्रॉसओवर भी हुआ है, यानी कि ग्रीन लाइन क्रॉस करके रेड लाइन के नीचे आ चुकी है। उसी के साथ कैंडलस्टिक का पैटर्न भी आप देख सकते हैं, बियरिश कैंडलस्टिक का पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से स्टॉक में गिरावट भी आई है। अब हम यहाँ पे देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को किस तरह से मैनेज करना चाहिए ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए हमें कंपलसरी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। डोंट ट्रेड विथ फुल कैपिटल। एक ट्रेड लेना है, एक स्टॉक में ट्रेड लेना है तो फुल कैपिटल के साथ नहीं लेना है, कैपिटल को डिवाइड करते हुए, डाइवर्सिफाई करते हुए ट्रेड करना है। रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट में जो भी आता है, मनी मैनेजमेंट, क्वांटिटी डिफाइन करके ट्रेड करना, मैक्स लॉस डिफाइन करके ट्रेड करना, तो फिर अभी हमने देखा कि डाइवर्सिफिकेशन करके ट्रेड करना, फिर रिस्क रिवॉर्ड को इंप्लीमेंट करते हुए ट्रेड करना। तो ये सब कुछ फॉलो करते हुए हमें ट्रेड करना चाहिए, यही रिस्क मैनेजमेंट के अंडर आता है। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज बेस्ट टाइम फ्रेम।
अभी बिगिनर लेवल के लोग ज़्यादातर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए कौन से ट्रेडिंग स्टाइल में। तो यहाँ पे मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ बेस्ट टाइम फ्रेम्स कौन से हो सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो इस तरह का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हो और जो भी स्ट्रैटेजी हमने अभी देखी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 आवर 4 आवर या तो एडिशनली आप यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग सिग्नल को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करें तो 5 मिनट का या तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे ये स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स आपको समझने चाहिए और अवॉइड करने चाहिए जब भी आप ट्रेड करते हैं तो, क्योंकि बिगिनर्स यूजुअली क्या करते हैं ट्रेड एवरी सिग्नल। जब भी सिग्नल मिल रहा है वो ट्रेड करते बैठते हैं। वैसा नहीं करना है। जब भी हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड मिलता है तभी ट्रेड करना चाहिए। इग्नोरिंग ट्रेंड, वो ट्रेंड को देखते ही नहीं कि ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से स्टॉक जा रहा है या तो कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है तो उसके बाद ही ट्रेड करना चाहिए। रैंडमली कौन से भी लेवल पे पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। डोंट यूज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को कंपलसरी यूज करना चाहिए। इमोशनल ट्रेडिंग, जो कि हम कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग या तो ओवर ट्रेडिंग, ये इमोशनल ट्रेडिंग के कुछ पार्ट होते हैं जिसको आपको कंपलसरी अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा कि RSI और स्टोकेस्टिक का गोल्डन कॉम्बिनेशन करके हम ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा और फिर जब भी आप रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ पहले शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इससे आपके नॉलेज में गेन हुआ है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसी के साथ चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।